गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा रहता है कि नायिका उनसे बहुत सी चीज़ें छुपा रही रहती है। जब वो नायिका के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वो उनके अनुज और उनके भ्राता के साथ क्या कर रही थी, तब यहाँ पर नायिका कह देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरी काम से साथ में गए थे, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तभी वो बहुत गुस्से में आकर बोलती है कि तुम अनुज को पसंद करने लग गई हो क्या, ये सब चीज़ें चल रही है। और रात को कौन सी अच्छी स्त्रियां जाती हैं एक पराये मर्द के साथ। ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर तो इनाय को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनायका ये सोचने लगती है कि ये कैसी मतलब ये कैसी सोच है कि जो 21वीं सदी हो या 16वीं सदी हो, दोनों में ही एक जैसा होता है। मतलब हम 21वीं सेंचुरी में भी हैं, तब भी यहाँ पर अगर लड़की कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रही है तो उसी को ही ब्लेम किया जाता है। और अगर 16वीं सदी में भी इसी तरीके की मेंटालिटी रखी जाती थी, तो वो अपना जो पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ एकदम से ट्रॉमास जो उसके सर पे रहता है, इनायका वो सारी चीज़ें यहाँ पर राजकुमारी अनामिका के ऊपर एकदम से बरस जाती है। राजकुमारी अनामिका को भी यहाँ पर गुस्सा आता है और वो अपना हाथ उठा के उसके गाल पे मार देती हैं, जिसकी वजह से उसके जो गाल पर निशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हो जाता है। इनायका कुछ भी नहीं कहती, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। एक तरीके से उसका दिल टूट जाता है कि जिस लड़की पे वो सबसे ज़्यादा मतलब पसंद करती है, प्यार करने लग गई है, दूसरी तरफ उसकी ही भलाई सोच रही है, और नेकी कर दरिया में दाल वाला उसके साथ किस्सा हो चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो वहाँ गार्डन एरिया में, मतलब गार्डन एरिया नहीं मीन्स गार्डन में ही, वहाँ पर जो बेंच लगी रहती है वहाँ पर जाकर एकदम चली जाती है सोने के लिए। इनायका जो रहती हैं वो वहीं पर सो जाती हैं, लेकिन राजकुमारी अनामिका जो रहती है वो पूरे शयन कक्ष में इसी तरीके से अपने गुस्से को काबू करने के लिए, अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब उनको थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत होता है तो वो नायिका को देखने जाती है। फिक्र तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा थी कि अरे बाप रे कहाँ चली गई है और गलत हाथों में ना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा सोचती थी उसके बारे में। लेकिन जब वो किसी और के साथ देखती थी तो इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस और ये सब चीज़ें उनकी बढ़ गई थी। फिर वो जाती हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उसे बुखार आने लगता है। और जब उन्हें समझ में आता है कि अरे इसका तो तापमान ज़्यादा बड़ा गर्म हो चुका है, तो उसे लेटते हुए आती हैं। अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं, उठाती हैं इनायका को और देखती हैं कि उसका जो मतलब शरीर का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और उनके तापमान को जैसे वो देखती हैं और साथ ही साथ ये देखती हैं कि उनके शरीर ना पूरे तरीके से पूरे तरीके से कपकपा रहा रहता है, और ये देख के उन्हें समझ में आ जाता है कि अब इनकी तबीयत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर इनायका को अपनी गोदी में लेती हैं, और वैसे भी वो एक राजकुमारी थी और एक योद्धा थी, तो उनके अंदर इतनी, उनकी भुजाओं में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि अपने भुजाओं में वो पूरे अच्छे से लेकर चली जाती है। भुजाएं मीन्स आर्म्स होता है, आर्म्स में उनकी इतनी ताकत रहती है कि वो आराम से नायिका को लेकर जा रही रहती हैं। धीरे धीरे वो वहाँ से लेकर जाती हैं और वो पूरा जो कॉरिडोर होता है उस कॉरिडोर से पूरे से लेते हुए जाती हैं अंदर की तरफ। अपने शयन कक्ष का द्वार खोलती हैं और धीरे से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा देती हैं। इनायका बहुत ज़्यादा घबराई थी और इनायका की आंखों में से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे, और उसके धीरे सी, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा धीरे सी आवाज़ में वो कुछ बोले जा रही थी। राजकुमारी अनामिका उसकी तरफ देखती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है ये कुछ कह रही हैं। तभी वो अपने कान को उनके होठों की तरफ लेकर जाती हैं, तो उसमें ये लिखा, वो सुनाई उनको ये दिखा देता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर मैं क्या करूँ? मैं आपको अभी सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। आप कब मुझे समझोगे? मुझे बस जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे समय में वापस जाना है। मुझे नहीं रहना, मुझसे ये दर्द और सहन नहीं हो रहा। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। इस तरीके से वो कह रही रहती हैं। अब पहली बार राजकुमारी अनामिका की आंखों में भी नम्रता आ जाती है और वो नम होने लग जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी मासूम सी लड़की के साथ उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया है वो मान्य नहीं है। वो बिल्कुल भी मान्य व्यवहार नहीं है। इस तरीके का व्यवहार कैसे कोई कर सकता है? एक राजकुमारी होने के नाते उन्हें अपने राज्य में सबका सबका आदर सम्मान करना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे से रखना चाहिए था। पर जिस तरीके से उन्होंने ही अपने अतिथि का जो व्यवहार किया, अतिथि के साथ जो व्यवहार किया है, वो सही में मान्य नहीं था।
थोड़ी देर के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाती हैं और वहाँ से ना एक पानी लेकर आती हैं, मतलब एक कुंड में पानी लेकर आती हैं और वहाँ से कपड़ा उसमें भिगोती हैं और धीरे-धीरे वो कपड़े से उनका पूरा आंग पोंछने लगती हैं। पूरा आंग पोंछने के बाद भी उनको समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और रात के करीब इतना ज़्यादा 3:30-4 बज रहे थे कि इस समय तो वो सुबह किसी को बुला भी नहीं सकती, वैद्य को या कुछ भी नहीं था। तो अब उन्हें समझ में आता है कि अब जो करना है वो उन्हें ही करना है। एक राजकुमारी को एक जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनके जो गुरु रहते हैं वो उन्हें हर चीज़ की शिक्षा देते हैं। तो उन्हें हर चीज़ में बताया जाता था कि जब आप युद्ध में चले गए हो और युद्ध के दौरान अगर आप घायल हो जाते हो या आपको कुछ भी चीज़ लग जाती है या फिर आपका तापमान बढ़ जाता है, आपको बुखार आने लगता है, आपकी हालत ख़राब होने लगती है, तो उस समय अपना खुद का इलाज करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर ना वो उसी की ही जो उनको शिक्षा दी रहती है उसी का ही ध्यान रखती हैं। तो उनके कपड़े जो रहती हैं उन्हें वो पूरे तरीके से थोड़े बहुत निकालने लगती हैं, क्योंकि उनका तापमान पहले से ही इतना ज़्यादा गर्म रहता है और जितने गर्म कपड़े पहनेंगी तो और ज़्यादा उनकी जो शरीर है वो गर्म होता जाएगा। तो वो कपड़े निकालने लगती हैं। थोड़े टाइम के बाद वो ये भी देखती हैं कि कपड़े निकालते समय उनको ठंड भी लग रही है, तो उनके जो शरीर है वो कँपकँपा भी रहता है, लेकिन वो कपड़े निकालती हैं और पूरी ठंडी-ठंडी वाली जो पट्टियाँ, जितना उनसे ठंडा पानी की पट्टियाँ हो सकती थी, वो उनके सर पे और उनके पैर पे बहुत देर तक लगाती हैं। करीब 20 से 25 मिनट तक वो ये कार्य करती रहती हैं और यहाँ पे नायिका पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता, जितना बार वो कर सकती थी करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें ये समझ में आता है कि इनका तापमान तो अब कम हो चुका है, मतलब जो गर्माहट रहती है, जो उनका शरीर पूरा जो तप रहा था वो कम हो चुका रहता है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा-सा ठंड के मारे कँपकँपा रही रहती है। तो राजकुमारी अनामिका उनसे बाजू में उनको अपनी बाहों में पूरे तरीके से समेटती हैं और उन्हें पूरा जो एक होता है ना कि ठंड की वजह से अगर इंसान कँपकँपा रहा है तो उसे गले लगाकर रखती हैं और अपने ऊपर एक चादर ओढ़ लेती हैं। इस तरीके से रात पूरे तरीके से कट रही रहती है। सुबह जब सूरज पूरे तरीके से अपने आसमान में चला जाता है और प्रभात का समय हो चुका रहता है, मतलब मॉर्निंग का टाइम हो चुका रहता है, तो यहाँ पर जो इनायका रहती है वो एकदम से थोड़ा-सा मतलब ऐसे देखती है, तो वो अपने आप को देखती है कि वो पूरी तरीके से राजकुमारी की बाहों में है। इनायका को समझ में नहीं आता है, पहले तो वो अपनी आँखों का ऐसे मसल रही रहती है और उसका सर काफ़ी ज़्यादा भन्नारा रहता है और उसका मतलब एकदम सर थोड़ा-सा दुखने लगता है। फिर वो थोड़ा-सा ऐसे अपने सर पे अपने हाथों पे हाथ फेरती है, तो देखती है कि नायिका ने उन्हें काफ़ी ये राजकुमारी अनामिका ने काफ़ी अच्छे से नायिका को पूरे तरीके से अपनी बाहों में लेकर रखा है। थोड़ी देर तक ये देखने के बाद यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, राजकुमारी सॉरी, यहाँ पर जो नायिका रहती है वो धीरे से उठने की कोशिश करती हैं और उठते समय वो ये सोच रही रहती है कि वो तो इनके पास आ ही नहीं थी किसी भी हालत में और वो तो यहाँ से चली गई थी। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती, तभी यहाँ पर देखते हैं कि राजकुमारी अनामिका का भी मतलब उठने का समय हो चुका है और वो भी अपनी थोड़ा-सा उनको भी ठीक नहीं लग रहा है और वो उठने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ पर जो इनायका रहती है वो धीरे से अपना हाथ हटाती है और उनकी बाहों से और उनका हाथ हटाती है अपनी कमर से और धीरे से चुपचाप उठती है और उठकर यहाँ से सबसे पहले वो जाती है तो क्या बोलते स्नान कक्ष में चली जाती है। जैसे ही वो यहाँ से स्नान कक्ष में जाती है तो वहाँ पर अपना जो रहता है, मतलब सर-वर पे पानी-वानी डाल रही रहती है, मुँह धो रही रहती है और धोते हुए उसको याद, मतलब जब वो यहाँ से जा रही थी तब वो देखती है कि कुंड में मतलब एक कपड़ा रखा हुआ है, तो उसको देख के समझ में आ चुका रहता है कि मतलब रात को मुझे शायद से बुखार आया होगा, क्योंकि अभी भी मेरा आंग थोड़ा-सा गर्म है और यहाँ पे मतलब राजकुमारी अनामिका ने मेरा बुखार उतारा होगा, तो वो काफ़ी चीज़ सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ चुकी रहती है। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि मैं इनको बोलूँ भी तो क्या बोलूँ? मतलब एक तरफ से ये मेरे साथ इस तरीके से करती हैं और दूसरी तरफ बढ़िया एकदम ऐसे करती। तो उसे कहीं न कहीं खुशी भी होती है और कहीं न कहीं उसे जब वो तड़प एकदम जो याद आता है थप्पड़ जो उनको बहुत जम के मारा गया था, वो थप्पड़ जब उन्हें याद आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका थोड़ा
गुस्सा का लेवल जो था वो बढ़ चुका रहता है। हालाँकि ये बढ़ना तो नहीं चाहिए था पर बढ़ जाता है और इसकी वज़ह से वो चुपचाप यहाँ से उठती हैं और बाहर की तरफ चली जाती हैं और बहुत जल्दी वो मतलब स्नान कर लेती हैं, तैयार हो जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। तभी यहाँ से बाहर जाती हैं तो वहाँ पर ना दासी मिलती है उनको। दासी वहाँ से कहती है कि राजकुमारी नायिका। तो वो कहती है कि हाँ बोलिए। कहते हैं आपको अनुज और भ्राता जो है मतलब यहाँ पे जो हमारे राजकुमार हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ये संदेश भेजा है कि आप उन्हें यहाँ पर ये बड़ी सा मंदिर है ना, मंदिर के पिछले भाग में वहाँ पर मिलिए। ये सुनने के बाद नायिका कहती है ऐसा क्यों कहा है? तो दासी अपना सर हिलाती है और एकदम एकदम झुकते हुए बोलती है कि राजकुमारी, हम अपने राजा से इस तरीके से नहीं पूछ सकते हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते और ना हमें इतना ज़्यादा पूछने का हक होता है, ये तो आपको उन्हीं से जानना पड़ेगा। गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहती हैं और ऐसे अपना सर हिलाते हुए और ऐसे मतलब जो आदर देते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। इनायका भी वहाँ से जाती है। एक शिव जी का मंदिर था जहाँ पर उन्होंने शिवरात्रि के दिन राजकुमारी अनामिका और जो हमारी इनायका ने अनजाने में ही सही पर वो पूरे तरीके से पूजा करी थी, तो वो सब चीज़ों से याद आ रही रहती है और उसको अच्छा भी लग रहा रहता है कि जब वो मंदिर के वहाँ से होते हुए जाती है तो उसे याद आती है और फिर वो रात का भी सोचने लग जाती है कि रात को भी मतलब किस तरीके से उन्होंने उसका ख्याल रखा। तो उसको मतलब एक तरीके से ना उसके मन में प्रसन्नता भी हो रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी इनायका रहती है वो मिक्स फीलिंग से गुजर रही रहती है। एक तरफ उसे गुस्सा भी रहता है कि एक तो मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आई मीन जिस लड़की से मैं प्यार करने लग गई हूँ वो लड़की मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करेगी, थप्पड़ मारेगी, तो ये भी तो गलत है ना। और एक तरफ से उसको ये लगता है यार थप्पड़ भी मारा क्योंकि शायद मैंने भी उनको प्रवोक कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे नीचे से उठाकर लेकर आई, अपने पास सुलाया और मेरे बुखार को भी हटाया, तो ये भी तो अच्छी बात है। तो वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी और उसको बहुत एकदम बटरफ्लाइज उसके पूरे टमी में ऐसे गूंज रहे थे, उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स भी आ रही थी। धीरे धीरे वो ये सब सोचते हुए वो मंदिर के उस छोर पे खड़ी हो जाती है। तभी वहां पे अनुज कहते हैं आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं, इतनी प्रसन्नता की क्या बात है, आप कुछ हुआ है क्या राजकुमारी इनायका? तभी वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहता है आपके ये गाल इतना थोड़ा सा लाल लाल सा क्यों दिख रहा है? तो उसे रात की बात याद आ जाती है नायिका को, तो कहती है कुछ नहीं, वो हमारे थोड़े से हमने ही अपने हाथ से अपना गाल को थोड़ा सा खुजा दिया था, वो थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा था। तो कहते हैं कि ऐसा अपना ध्यान रखा करिए, आप इतनी प्यारी सी राजकुमारी है और आपके गालों को कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ से जो ज्येष्ठ भ्राता रहते हैं वो एकदम से अनुज की तरफ देख के कहते हैं आप इतना ज़्यादा फिक्र मत करिए, आपको पता है ना कि आप ज़्यादा फिक्र करेंगे तो राजकुमारी अनामिका जो आपकी ज्येष्ठ भगिनी है वो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से प्रसन्नता, पूरे तरीके से हर चीज़ की याद दिला देंगी। भूलिए मत कि आप उनकी ही मित्र, उनकी ही सखी से बात कर रहे हैं और अगर उनकी सखी के बारे में अगर उन्होंने सुन लिया तो काफ़ी क्रोधित होंगी वो। तभी अनुज अपने भ्राता की तरफ देख के बोलता है जी भ्राता, मैं सब समझता हूँ पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि राजकुमारी अनामिका को मेरे और नायिका से बात करने में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों होती है। उन्हें तो खुश होना चाहिए ना कि अगर राजकुमारी नायिका हमारे ही हमारे ही भ्राता, समझ रहे हैं ना आप। तभी भ्राता बोलते हैं मौन रहो, बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो। अगर ये चीज इनायका ने सुन ली तो वो शायद बुरा मान सकती हैं, वो हमारी मदद कर रही हैं हमारी बहन के लिए, और मौन रहकर ये सब चीजें करो, यहाँ पर ये सब चीजें सोचो भी मत। तो कहते मैं तो बस मजाक कर रहा था भ्राता, आप भी पहले से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्या आपको भी राजकुमारी अनामिका की तरह वो सब चीजों का प्रभाव हो चुका है क्या, कि संगति का इतना बुरा प्रभाव होता है। तभी वो कहते मौन रहो। तभी यहाँ पर इनायका बोलती है तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है तो सुबह सुबह। तो
जो ज्येष्ठ भ्राता रहते हैं वो उसी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कल रात को जब रात्रि के समय हमने वो जो पत्र चुराया था, तो हमने वो जो दूसरा जो वहाँ पर दूसरा जो प्रतिनिधित्व था, जिनको देवेंद्र ने पत्र दिया था, हम उनकी तरफ गए थे और हमने वहाँ जाकर उनके ही थैले से एक और पत्र चुराया और वो पत्र ये था। तो वो पत्र की तरफ देख पढ़ते हैं तो इनायका उस पत्र की तरफ पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि जैसा आपने मुझसे कहा, जैसा हमने हमारे बीच में वादा हुआ था कि मैं राजकुमारी अनामिका को अपने राज्य की अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा और हमारे राज्य की रानी बनाकर धीरे से उनके राज्य को पूरे तरीके से आपके नाम कर दिया जाएगा। सब कुछ रहेगा आपका ही, बट शासन उस राज्य पे मैं करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर नियम कायदे कानून आपके रहेंगे, पर उसको पूरे तरीके से देखने का प्रतिनिधित्व मैं रहूंगा। इस तरीके से जैसे बाकी राज्य मैंने आपके नाम करे हैं, तो ये राज्य भी होगा। और जिस तरीके से राजकुमारी अनामिका ने आपकी बेइज्जती करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके, आपके वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था और आपकी बेहद बेइज्जती करी थी, उसका भी बदला मैं लूंगा। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये बात आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा से रखा रहे और हमें कोई चीज़ की भी कमी ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपका प्यारा देवेंद्र। ये पढ़ने के बाद इनायका कहने लगती है कि शायद मेरे को और कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है मेरे पास। आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो तभी यहाँ से अनुज कहता है, पर भ्राता हम ये सब चीज़ों से क्या पता करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये चीज़ दिखा दें। आज नहीं तो कल या परसों में ज्येष्ठ भगिनी की विवाह की तारीख तय होगी। पूरे राज्य में सबको बुला के विवाह की तारीख तय कराई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर पूरे तरीके से जश्न का माहौल हो चुका रहेगा और शादी और ये विवाह कुछ 2-3 दिन में हो भी जाएगा। अभी हमारे पास समय भी इतना कम है, हम कैसे बचाएंगे? तभी नायिका कहती है, मेरे पास एक योजना तो है। आई मीन आई हैव वन आइडिया, बट तो कहते क्या, पर ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी यहाँ पर ज्येष्ठ भ्राता खड़े होते हैं और बोलते हैं, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अगर हमें पहाड़ पे भी चढ़ना पड़े ना, तो हम वो भी कर लेंगे। आप बताइए कितना कठिन होगा, अपनी जान से भी ज़्यादा? तो कहती है नहीं, बट लगभग जान ही जाने लायक। तो कहते हैं कि बताइए आप। जैसे कि इस योजना के हिसाब से जिस तरीके से ये पत्र और ये सब चीज़ों से हम समझ पा रहे हैं, तो उससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर और भी राज्य जीते गए हैं। सबसे पहले हमें ना पूरे राज्य जिस पर अभी पूरे तरीके से ध्वज, मतलब जो झंडा लगा हुआ है, ये मतलब राजकुमार देवेंद्र के राज्य का जहाँ जहाँ झंडा लगा है, उस राज्य में जाकर हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस राज्य में जाकर शासन किसका चल रहा है। मतलब देवेंद्र का खुद का शासन चल रहा है या वहाँ की प्रजा अभी भी लगान दे रही है, वहाँ की प्रजा अभी भी क्या बोलते अंग्रेजों की गुलाम बन रही है। ये सब चीज़ें हमें पहले पता करनी पड़ेगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी स्वराज है, जिसका भी राज्य है, वो देखा जाए तो पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं है। इसमें दोनों मिलकर उन्हें पूरी प्रजा को लूट रहे हैं, मतलब देवेंद्र भी और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी। तो ये चीज़ें पहले पता करनी पड़ेगी और जैसे जैसे ये सारे राज्य में हम ये पता कर लेंगे, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि उस राज्य का राजा जिंदा है या उनको मार दिया गया है या उनको बंदी बना के रखा है। और अगर बंदी बना के रखा है तो हमें उनको छुड़ा कर एक तरीके से देखा जाए तो ये युद्ध ही है, जहाँ पर उनको मतलब बंधन से निकाल के राजा के सामने लाना पड़ेगा और राजा को ये बताना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें राजकुमार देवेंद्र ने किया है। राजकुमार देवेंद्र देशद्रोही हैं और अपने राज्य के प्रति उनकी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से आप अपनी पुत्री का विवाह तो नहीं कराएंगे ना।
ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में तो चल रही है, पर हमें नहीं पता कि ये होगा कि नहीं। तभी यहाँ पे जो भ्राता रहते हैं वो एकदम से कहते हैं आपका पूरे तरीके से हम समर्थ करते हैं, आपकी सारी चीज़ों से हम अपने समर्थन देते हैं और हमें लगता है कि आपकी जो योजना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काबिले तारीफ़ भी है। और देखा जाए तो ये योजना देखा जाए तो बहुत कठिन है, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। और जब अपनी अपनी बहन के बारे में आएगा तो करेंगे। देखा जाए तो महाभारत में हमेशा से कृष्ण जी कहते हैं कर्तव्य का पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी तरीके से पार्थ के साथ तो हमेशा से कृष्ण जी थे। माना कि वो रथ पर बैठे थे, पर दिशा देने वाले तो कृष्ण थे। तो अनुज कहता है भ्राता तो क्या करना है। तभी भ्राता बोलते हैं कि हमें हमें अभी पूरे तरीके से हम तीन लोग ही हैं, हम तीनों को मिलकर अभी काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम अपना अपना कार्य बांट लेते हैं और कार्य बांटने की वजह से हमारे ऊपर जो चीज़ें होंगी, तो कहते हैं कि थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए होगी। तब यहाँ पर नायिका कहती हैं जी बिल्कुल, आप बताइए कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ, पर मैं इस राज्य से बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो कहती हैं कि हाँ, आप इस राज्य से बाहर मत जाइए, पर इस राज्य में ही रहकर देवेंद्र जब भी आएंगे तो आप पे देवेंद्र पे नज़र रखनी है और उनके ऊपर पूरे तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर भी जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उनका पीछा करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर इनायका कह देती है पर मुझे तो अश्वी भी चलाना नहीं आता है और मैं कभी यहाँ से गई नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी राजकुमारी रही हूँ। तभी वो कहते हैं आप उसकी चिंता मत करिए। अनुज एकदम से कहते हैं आपके ऊपर हम अपना सेनापति लगाएंगे, हमारे यहाँ का सबसे ईमानदार सेनापति आपकी रक्षा के लिए और आपके साथ हमेशा रहेगा और आप उसे जैसे इशारा करेंगी वो आपको वहां से लेकर जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अब अनुज मेरी बात ध्यान से सुनो। भ्राता कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है और एक काम करो, सबसे पहले तो तुम अपने गुप्तचरों को सब जगह भेजो और पता करो कि ये जो देवेंद्र का ध्वज है वो कहाँ कहाँ फहराया जा रहा है। और अगर यहाँ पर पूर्व की तरह अगर ध्वज जितना भी फैलाया जा रहा है पूर्व की तरफ तुम जाओगे और पश्चिम की तरफ अगर ध्वज फैलाया जा रहा है तो पश्चिम की तरह हम जाएंगे। और हाँ, अपनी अपनी सद्बुद्धि और साथ ही साथ अपनी चतुरता के साथ तुम्हें उस राज्य में जाना है, वहाँ के गुप्तचरों से मिलकर वहाँ पर उनके साथ क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ों की चीज़ें करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। राजकुमारी अनामिका को अगर हम पता चला कि उनके अनुज को हमने इन सब कार्य में लगा दिया है और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो वो हमारी जान ले लेंगी। जानते हो ना वो तुमसे कितना प्रेम करती हैं। तभी अनुज एकदम से कहता है कि भ्राता वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, बचपन से ही उन्होंने हमें हाथों में झेला है। हम अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी ना तो वो पूरा घर हिला देती थी, पूरा राज्य हिलाने की उन्होंने ताकत है। और आज जब उनके साथ ये कुछ होगा तो क्या उनका उनका अनुज उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। हम भी तो बहुत प्रेम करते हैं उनसे, पर इनायका हम करेंगे ये सब चीज़ें। तभी इनायका एकदम से उसको कुछ होता है और वो एकदम से कहती है अनुज हम नहीं चाहते कि आप पूर्व में जाइए। तभी एकदम से भ्राता कहते हैं क्यों। तो कहते हैं पूर्व में बहुत ज़्यादा खतरा है, पूर्व में भ्राता आपको ही जाना पड़ेगा, पश्चिम में अनुज को भेजिए क्योंकि पश्चिम में वहाँ पर इतना ज़्यादा राज्य नहीं है, मात्र 2-3 राज्य होंगे जिसमें उन्होंने कब्जा किया होगा। 2-3 राज्य में उन्होंने अपना ध्वज फैलाया है और जहाँ तक हम जानते हैं पूर्व की तरफ बहुत सारे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अनुज अभी इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी छोटे हैं, तो और उनको अभी उतना ज़्यादा हर एक राजनीति के बारे में उतना पता भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको इधर जाना चाहिए। भ्राता ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उसके पास
भविष्य देखने की एक अलग ही क्षमता है और वो भविष्य देख सकती है, तो इसलिए उन ज़्यादा नहीं करते और कहते ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम करते हैं। और आपको यहाँ पर राजकुमार देवेंद्र के ऊपर नज़र रखनी है। आपको मतलब ये देखना है कि वो देवेंद्र यहाँ पर लोगों से बात ना कर सकें और वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में उलझे रहें, ताकि हम उनके राज्य में जाकर ये सब चीज़ें पता कर सकें। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के बीच में पूरी चीज़ें डिसाइड हो जाती है और ये लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी अनामिका जो सुबह उठती हैं, तो सबसे पहले उठते से ही देखती हैं कि इनायका कहाँ गई है। इनायका यहाँ पर बिल्कुल भी उनको दिखती नहीं है। तभी वहाँ से वो श्रृंगार कक्ष में जाती हैं और मतलब अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करती हैं, और जब बाहर की तरफ जाती हैं तो वो अपनी निजी दासी से पूछती हैं कि क्या तुमने इनायका को देखा है? तो तभी वो इनायका कहती है कि यहाँ पर ना दूसरी दासी से उनसे बात करते हुए देखा था। तभी राजकुमारी अनामिका कहती है बुलाओ वो दासी को। तो दासी एकदम से भागते हुए आती है और अपना सर हिला के बोलती है जी राजकुमारी, आपने हमें याद किया। तो उसे कहती हैं कि आपने सुबह सुबह मतलब प्रभात के समय पर इनायका को कहीं जाते हुए देखा था, या आपकी उनसे कुछ बात हुई थी? तो कहते हैं कि मतलब राजकुमारों ने उनको बुलाया था, वो भी पुराने मंदिर के पीछे जहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसके पीछे के द्वार के वहाँ पर राजकुमारों ने बुलाया था, और यही चीज़ हमने राजकुमारी इनायका को बताई थी। ये सुनने के बाद वो कहती हैं ठीक है। यहाँ से वो जाती हैं, जाते-जाते देखती हैं तो वही वो मंदिर के वहाँ पर जाती हैं, पर उस मंदिर के पीछे द्वार पे तो वो लोग रहते ही नहीं हैं, अपने कार्य पे चले जाते हैं। अब इनायका को पूरी तरफ देख रही रहती हैं, पर इनायका दिखती ही रहती हैं। इनायका उस सैनिक के साथ रहती हैं जो अ, सेनापति के साथ रहती हैं, और सेनापति को चीज़ें बता रही रहती हैं कि उन्हें क्या-क्या करना है। तो अभी उनका उस तरीके से चल रहा रहता है। पर जब वो पूरे राज्य में इस तरीके से घूमते हुए हर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थी, तभी यहाँ पर राजकुमारी अनामिका को एक संदेश आता है, जो उनकी दासी लेते हुए आती है कि उनकी माता ने मतलब राजमाता ने उन्हें बुलाया गया है। तो यहाँ से जो जाती हैं वो अपनी राजमाता के पास जाती है। तभी राजमाता उन्हें कहती है कि आओ यहाँ बैठो। तभी वो वहाँ पर बैठती हैं और कहती है कि हाँ मम्मा, हाँ माता, आपने हमें याद किया है। तभी वो कहती हैं कि अब हमारी हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह होने वाला है। कुछ विवाह से पहले चीज़ें रहती हैं जो हर एक माता अपनी बेटी को ये चीज़ें बताती है। तो विवाह के पहले हम आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। विवाह में करते समय अपने राज्य के प्रति ईमानदारी, अपने पति के प्रति ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये सारी चीज़ें कुछ रहती हैं जो आपको अभी सिखानी पड़ेगी। तभी वहाँ से जो गुरुजी आते हैं और वो बताते हैं कि ये कुछ प्रथा रहती है, ये कुछ बोल सकते हैं पूजा रहती है। ये सब चीज़ें आपको मतलब विवाह से पहले ये सब चीज़ें करनी रहती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उनकी विवाह की तैयारी के लिए राजकुमारी को मतलब पूरे तरीके से यहाँ कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी इनायका रहती है, वो सेनापति के साथ रह के वो जो राज्य में चल रहा रहता है, वहाँ पर पूरी नज़र रख रही रहती है। तभी यहाँ पे देवेंद्र आते हैं राज्य में, और वो आते से ही मतलब थोड़े से काफ़ी घबराए हुए रहते हैं, और उनके अंदर ना थोड़ी-सी घबराहट रहती है, क्योंकि रात को अनुज के साथ वो मिल गए थे, तो अनुज ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, जिससे वो काफ़ी घबराए हुए थे। तभी वो कहते हैं कि मुझे राजकुमारी अनामिका से मिलना है, लेकिन यहाँ पर दासी लोग बता देती है कि राजमाता के साथ हैं, और जब तक राजमाता के साथ उनकी कुछ पूजा पाठ चल रही है, आप नहीं मिल सकते हैं। तो देवेंद्र यहाँ से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, और फिर यह से राज्य से बाहर जा रहे रहते हैं। जैसे ही बाहर जा रहे रहते हैं, तभी नायिका अपने सेनापति जो अनुज उनको लगा कर गए थे, उनकी तरफ इशारा करती हैं और उन्हें कहती है कि इनका पीछा करो। और इनका पीछा करने के लिए वो उन्हें मतलब अश्व पे बिठाते हैं, मतलब घोड़े पे बिठाते हैं, और वहाँ से पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक दूर तक जाते हैं, तभी वो वहाँ पर देखती हैं कि धीरे-धीरे वो किसी न किसी लोगों से मिल रहे हैं, और मिलते ही चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा-ऐसा है, जो दूर से ही देख के पता चल रहा था कि वो कुछ योजना बना रहे हैं। तभी सेनापति बोलता है, आप यहीं पर रुकिए राजकुमारी, ये सब चीज़ों के लिए हम बहुत हमें इस सब चीज़ों के लिए
पूरे तरीके से हमें तैयार किया जाता है। हम आगे जाकर देखते हैं, तो यहाँ से जो सेनापति रहता है वो धीरे-धीरे जाकर देख रहा रहता है, तो वो देखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा है और जो यहाँ पर आके बात कर रहा है। तो तभी वो आकर बोलता है, राजकुमारी ये तो अंग्रेजी है जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, ये तो वो वाला बंदा है। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती हैं, हमें पता है, इससे तो हम आपसे कह रहे हैं कि इन पे नज़र रखिए, इससे ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते हैं, पर आप तो जा सकते हैं ना। तो कहते जी बिल्कुल हम जा सकते हैं और हम पे नज़र रख सकते हैं। अ, आपको हम यहीं छोड़ दें? तो कहते हैं हाँ आप हमें यहीं छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, आप जाइए। ऐसे करके वो यहाँ से जो सैनिक का रहता है, सेनापति रहते हैं, वो जाते, लेकिन वो दूसरे सैनिक को कहते कि इनको राज्य के अंदर लेकर जाओ और पूरे बकायदा अच्छे से लेकर जाना। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।